हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों 12th क्लास के एक इम्पॉर्टेंट लेसन जिसको हम लोगों ने कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक उसको शुरू किया था और उससे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि नहीं। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं किसे हैं, आवेश किसे कहते हैं, आवेश के गुण कौन कौन होते हैं, है कि नहीं। जैसे कि संरक्षण का सिद्धांत, क्वांटीकरण का सिद्धांत, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदु पे हम लोगों ने प्रकाश डाला था और उससे संबंधित है ना नॉलेज गेन किया था। तो चलिए आज हम लोग उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे बच्चों, और आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि पदार्थ में आवेश कैसे उत्पन्न किया जाता है, अर्थात आवेशन की कौन कौन सी विधियां होती है। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग आज विचार करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे बच्चों कि आवेशन की विधियां कौन कौन सी होती है। देखिए आवेशन की विधियां, ठीक है, आवेशन की विधियां, मेथड ऑफ चार्ज, मेथड ऑफ चार्ज, आवेशन की विधियां आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आवेशन की विधियां पर आज हम लोग प्रकाश डालेंगे बच्चों। ठीक है, तो आवेशन की कई विधियां होती है बच्चों। जैसे कि पहला नंबर का विधि होती है चालन विधि होती है कि नहीं। पहला कौन सी विधि होती है? चालन विधि। ठीक है, दूसरा होता है प्रेरण विधि, प्रेरण द्वारा आवेशन जिसको हम लोग कहते हैं प्रेरण विधि। और तीसरा नंबर का जो होता है उसको कहते हैं घर्षण विधि। ये तीन तरह की विधियां होती है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं घर्षण विधि। तो सबसे पहले आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे बच्चों की चालन विधि किसको कहते हैं, है कि नहीं। चालन विधि द्वारा किस प्रकार जो है पदार्थ को आवेशन किया जाता है, चालन विधि, इसके बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो चालन विधि में जनरली होता क्या है बच्चों, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक निरावेशित पदार्थ है। ठीक है, ये कौन सा पदार्थ है? निरावेशित पदार्थ है। और इस पदार्थ के संपर्क में, है कि नहीं, निरावेशित पदार्थ है और इस पदार्थ के संपर्क में एक हम लोग क्या करते हैं, कोई एक आवेशित पदार्थ को लाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक ऋण आवेशित पदार्थ को इसके संपर्क में हम लोग लाते हैं, है कि नहीं, एक ऋण आवेशित। तो होता क्या है कि ये निरावेशित पदार्थ जो है, ये कौन सा पदार्थ है आप लोग जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं निरावेशित पदार्थ, जिसमें कोई भी आवेश होता नहीं है। जनरली ऐसा बात होता है कि इसमें दोनों प्रकार के आवेश पाए जाते हैं और समान मात्रा में। इसमें धन आवेश भी पाए जाते हैं, इसमें ऋण आवेश भी पाए जाते हैं, लेकिन समान मात्रा में। तो समान मात्रा में पाए जाने के कारण क्या होता है कि इसमें कुल आवेश का योग क्या हो जाता है बच्चों? शून्य हो जाता है ना। जिसके वजह से हमको पदार्थ उदासीन नजर आता है और इसमें प्रतीत होता है कि इसमें कोई भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। जब इसमें ऋण आवेशित पदार्थ इसके संपर्क में लाया जाता है तो ये ऋण आवेश जो होता है को ये निरावेशित पदार्थ अवशोषित कर लेता है और अपने सतह पर जो होती है उसको फैला देता है। इस प्रकार इसको फैला देता है बच्चों। देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ऋणावेशित, जिसके वजह से ये पूरे पदार्थ क्या हो जाता है, एक ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम यहाँ पर कुछ बातें लिखते हैं बच्चों, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे कि देखिए जब निरावेशित पदार्थ के संपर्क में, देखिए जब निरावेशित पदार्थ के, ठीक है, जब निरावेशित पदार्थ के संपर्क में, निरावेशित पदार्थ के संपर्क में ऋणावेशित पदार्थ को लाया जाता है। ठीक है, एक ऋणावेशित पदार्थ को, ऋणावेशित पदार्थ को लाया जाता है, ऋणावेशित पदार्थ को लाया जाता है तो क्या करता है, तो निरावेशित पदार्थ, ठीक है, तो निरावेशित पदार्थ, तो निरावेशित पदार्थ ऋण आवेश का, है कि नहीं, ऋण आवेश का, तो निरावेशित पदार्थ ऋण आवेश का अवशोषण कर लेता है। क्या कर लेता है? अवशोषण कर लेता है। ठीक है, अवशोषण कर लेता है, अवशोषण कर लेता है और उसे अपनी सतह पर फैला देता है, और उसे अपनी सतह पर, है ना, और उसे अपनी सतह पर फैला देता है, और उसे अपनी सतह पर फैला देता है, फैला देता है, जिससे जिससे निरावेशित पदार्थ, जिससे निरावेशित पदार्थ, जिससे निरावेशित पदार्थ ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक है, ऋण आवेशित हो जाता है, ऋण आवेशित
हो जाता है। तो इस प्रकार जो होता है हम चालन विधि द्वारा जो है आवेशन करते हैं बच्चों, ठीक है। दूसरा विधि जो होता है उसको हम लोग कौन सा विधि कहते हैं? प्रेरण द्वारा आवेशन। उसको कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है। देखिए इस प्रकार के आवेशन में होता क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक निरावेशित पदार्थ को लेते हैं, है कि नहीं। इस निरावेशित पदार्थ से कुछ दूरी पर, है कि नहीं, एक कोई आवेशित पदार्थ को हम लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक ऋण आवेशित पदार्थ है। तो होता क्या है कि इस ऋण आवेशित पदार्थ के कारण जो होता है, इस निरावेशित पदार्थ के सामने वाले फलक पर धन आवेश प्रेरित हो जाता है, ठीक है, और दूर वाले फलक पर ऋण आवेश प्रेरित हो जाता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि निरावेशित पदार्थ के अंदर दोनों प्रकार के आवेश होते हैं। धनावेश और ऋणावेश भी जो होता है वो समान मात्रा में होता है। तो इस ऋण आवेश क्या करता है, इस पदार्थ से धन आवेश को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, और इस जो सामने वाले फलक पर जो ऋण आवेश होता है उससे प्रतिकर्षित होकर के दूर वाले फलक पर वो चले जाता है। अब क्या करते हैं कि निरावेशित पदार्थ का संपर्क भूमि के साथ कर दिया जाता है, अर्थात इसे भू संपर्कित कर दिया जाता है। इसको क्या करते हैं? भू संपर्कित कर देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। तो भू संपर्कित करने से होता है क्या, इसके अंदर स्वतंत्र जितने भी धन आवेश होते हैं वो पृथ्वी पर चले जाते हैं। तो पृथ्वी पर चले जाने की वजह से क्या होता है कि इस निरावेशित पदार्थ में ऋण आवेश की मात्रा बढ़ जाती है, धन आवेश की मात्रा घट जाती है, जिसके वजह से ये पदार्थ क्या होता है, ऋणावेशित हो जाता है। अब यदि इस ऋणावेशित पदार्थ को हटा लिया जाता है तो ये जो आपका निरावेशित पदार्थ आप देख रहे हैं, ये ऋणावेशित जो है ना, निरावेशित पदार्थ के ऊपर पर सभी ऋण आवेश समान रूप से वितरित हो जाते हैं इस प्रकार, ठीक है। तो अब ये पदार्थ क्या हो जाता है, आपका ऋणावेशित हो जाता है। तो इसी के बारे में हम लोग कुछ यहाँ पे लिखेंगे। देखिए जब क्या होता है कि जब निरावेशित पदार्थ से, ठीक है, जब निरावेशित पदार्थ से कुछ दूरी पर, ठीक है, जब निरावेशित पदार्थ से कुछ दूरी पर ऋणावेशित पदार्थ को रखा जाता है, ऋणावेशित पदार्थ को, ठीक है, ऋणावेशित पदार्थ को रखा जाता है, ऋणावेशित पदार्थ को रखा जाता है तो प्रेरण द्वारा, ठीक है, तो प्रेरण विधि द्वारा, यहाँ लिखेंगे तो प्रेरण द्वारा निरावेशित पदार्थ के सामने वाले फलक पर, तो प्रेरण द्वारा निरावेशित पदार्थ के सामने वाले, ठीक है, सामने वाले फलक पर धनावेश तथा दूर वाले फलक पर, ठीक है ना, तथा दूर वाले फलक पर ऋणावेश उत्पन्न होता है, ऋणावेश उत्पन्न होता है। अब देखिए क्या करते हैं कि निरावेशित पदार्थ का संपर्क भूमि से कर देने पर, मतलब धरती से कर देने पर, है कि नहीं, भूमि से कर देने पर सभी स्वतंत्र धनावेश पृथ्वी पर चले जाता है, ठीक है ना, पृथ्वी पर चले जाता है, सभी स्वतंत्र धनावेश पृथ्वी पर चले जाता है कि नहीं, पृथ्वी पर चले जाता है, जिससे निरावेशित पदार्थ में ऋण आवेश की मात्रा बढ़ जाती है ना, जिससे पदार्थ में ऋण आवेश की मात्रा बढ़ जाती है, ऋण आवेश की मात्रा बढ़ जाती है और पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। क्या हो जाता है? और पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। बात समझ में आ गया बच्चों, है कि नहीं? और पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। अब क्या करेंगे कि यदि इस ऋणावेशित पदार्थ को हटा लेंगे तो ये ऋण आवेश जो होता है, ऋणावेशित है ना, निरावेशित पदार्थ के संपूर्ण सतह पर फैल जाती है। अब देखिए यदि है ना, ऋणावेशित पदार्थ को हटा लेने पर,
यदि ऋणावेशित पदार्थ को हटाया जाता है, ऋणावेशित पदार्थ को हटाया जाता है तो निरावेशित पदार्थ में उत्पन्न सभी ऋण आवेश संपूर्ण पदार्थ के संपूर्ण सतह पर फैल जाती है। संपूर्ण सतह पर फैल जाती है। तो इस प्रकार जो होती है हम लोग क्या करते हैं, प्रेरण के द्वारा जो होती है किसी भी पदार्थ में आवेश उत्पन्न कर सकते हैं बच्चों। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण भी हम आप लोगों को दे सकते हैं, है कि नहीं। बहुत अच्छा उदाहरण है जिसे आप लोग अपने दैनिक जीवन में कभी न कभी उपयोग में लाया होगा। इसका देखिए उदाहरण ये है कि जब हम लोग क्या करते हैं कि एक पेन लेते हैं, इस पेन को यदि हम लोग अपने सूखे बाल पर रगड़ते हैं बच्चों, है ना, तो हम लोग क्या अक्सर देखते हैं कि ये छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को जो होती है अपने और आकर्षित कर लेती है। कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम लोग इस पेन को जब हम लोग अपने सूखे बाल पर रगड़ते हैं तो ये पदार्थ मान लेते हैं कि इसमें ऋण आवेश उत्पन्न हो गया। अब कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को जब इसके नज़दीक लाया जाता है तो प्रेरण के द्वारा कागज़ के ऊपरी सतह पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है और नीचे वाले सतह पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। तो ये पदार्थ ऋणावेशित है और कागज़ के ऊपरी सतह पर जो धनावेश उत्पन्न हुआ, दोनों के बीच में आकर्षण होता है। इस आकर्षण के वजह से ये कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींच लेता है कि नहीं। तो इस प्रकार जो होती है प्रेरण के द्वारा जो होती है ना, इस प्रकार की घटना को हम देख सकते हैं। बात समझ में आ गया बच्चों। अब दूसरी बात क्या होती है कि आप लोग कभी कभी देखे होंगे कि हम लोग जब सूखे बाल पर जब हम लोग कंघी करते हैं तो कंघी द्वारा जो होती है बालों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो बहुत सारा उदाहरण जो है आप लोगों को इसके दैनिक जीवन में मिल जाएगा जो कि आप लोग देख सकते हैं। इस प्रकार की घटना को तो हम लोग अपने, है ना, बचपन की अवस्था में बहुत सारा घटना को देखते थे और खेल भी करते थे इससे। तो तीसरा नंबर का जो आवेशन की जो विधियाँ होती है उसको हम लोग को कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है ना। घर्षण द्वारा आवेशन। तो इसको हम लोग समझने से पहले, घर्षण द्वारा आवेशन को समझने से पहले हम समझेंगे, थोड़ा सा समझना है कि परमाणु की संरचना क्या होती है, ठीक है। परमाणु की संरचना, तो हम लोग जानते हैं कि परमाणु में दो भाग होते हैं बच्चों। एक छोटा सा भाग जो इसके केंद्र पर पाया जाता है जिसको हम लोग नाभिक कहते हैं, और दूसरा भाग होता है क्या, नाभिक का बाहरी भाग, ठीक है ना। नाभिक का बाहरी भाग, इसको हम लोग कहते हैं नाभिक का बाहरी भाग। तो नाभिक के अंदर जो होता है, आप लोग जानते हैं कि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, ठीक है ना। जिस न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है लेकिन प्रोटॉन एक धनावेशित कण होता है। तो इस प्रोटॉन के कारण जो होता है वो नाभिक क्या होता है, धनावेशित हो जाता है। अब इस नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाती है अलग अलग कक्षा में, है कि नहीं, और कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी अलग अलग होती है। अलग अलग कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स में ऋण आवेश पाया जाता है। अब ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन्स और नाभिक धनावेश होता है तो दोनों के बीच में आकर्षण बल काम करता है। हम लोग लेकिन जानते हैं कि कक्षा जो होती है अलग अलग होती है, नाभिक से बाहर की और बढ़ते भी जाती है। तो बाहरी जो कक्षा जो होती है, जो सबसे बाहर में जो कक्षा होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, है कि नहीं, उस कक्षा का नाभिक से दूरी देखिए आप बहुत ज़्यादा होती है। तो दूरी होने के वजह से आकर्षण बल, जो नाभिक के द्वारा जो आकर्षण बल काम करता है वो घट जाता है कि नहीं, वो कम हो जाता है। जिसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो होती है लगभग स्वतंत्र जैसा काम करता है ना। इसको हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होती है संपूर्ण परमाणु में, है ना, भ्रमण कर सकती है, गति कर सकती है। तो अब क्या होता है कि जब दूसरे पदार्थ को, है कि नहीं, जब आपस में रगड़ा जाता है, जब दो पदार्थ को जब आपस में रगड़ा जाता है तो यही मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो होती है प्रथम पदार्थ से निकल करके दूसरे पदार्थ में चली जाती है ना। तो जिसके वजह से दूसरे पदार्थ में जाने के वजह से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, जिसके वजह से ये पदार्थ जो होती है क्या होती है, ऋणावेशित हो जाती है। लेकिन प्रथम पदार्थ से इलेक्ट्रॉन्स के बाहर निकलने से, इलेक्ट्रॉन्स की कमी के वजह से ये पदार्थ धनावेशित हो जाती है। तो घर्षण के द्वारा जो होती है हम इस प्रकार आवेशन उत्पन्न करते हैं। तो हम इसको थोड़ी सी आप लोगों को लैंग्वेज में हम लिख करके समझा देते हैं बच्चों कि किस प्रकार ऐसा होता है, आप लोग नोट्स बना सकते हैं। देखिए, परमाणु के दो भाग होते हैं, बात को समझिएगा कि परमाणु के दो भाग होते हैं, है कि नहीं। परमाणु के दो भाग होते हैं।
परमाणु के दो भाग होते हैं। पहला होता है नाभिक। क्या होता है? पहला नाभिक, और दूसरा होता है नाभिक का बाहरी भाग। ठीक है, नाभिक का बाहरी भाग। पहला होता है नाभिक और दूसरा होता है नाभिक का बाहरी भाग। तो पहला नंबर में नाभिक में क्या क्या पाए जाते हैं आप लोग जानते हैं कि नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन जो होता है बच्चों वो उदासीन कण होता है। न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है, इसके कोई भी आवेश इसमें नहीं पाया जाता है। न्यूट्रॉन उदासीन कण होते हैं तथा प्रोटॉन है कि नहीं, तथा प्रोटॉन एक धनावेशित कण है। प्रोटॉन कौन सा कण है? एक धनावेशित कण है। प्रोटॉन एक धनावेशित कण है कि नहीं। देखिए इस कण के कारण है कि नहीं, इस कण के कारण नाभिक जो होता है वो क्या हो जाता है? धनावेशित हो जाता है। नाभिक धनावेशित हो जाता है। ठीक है ना, इसी कण के कारण जो होता है नाभिक क्या हो जाता है? धनावेशित हो जाता है। दूसरा नंबर में नाभिक के बाहरी भाग। देखिए नाभिक के बाहरी भाग में नाभिक के बाहरी भाग में इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग कक्षा में चक्कर लगाता है। बाहरी भाग में इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग कक्षा में है कि नहीं, अलग अलग कक्षा में चक्कर लगाता है। अलग अलग कक्षा में चक्कर लगाता है कि नहीं, कक्षा में चक्कर लगाता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स एक ऋणावेशित कण है, हम लोग जानते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन्स एक ऋणावेशित कण है। इलेक्ट्रॉन्स कौन सा कण होता है? इलेक्ट्रॉन्स एक ऋणावेशित कण है। इलेक्ट्रॉन्स एक ऋणावेशित कण होता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन्स तथा नाभिक के बीच एक आकर्षण बल काम करता है। इसी आकर्षण बल को हम लोग कूलम्ब आकर्षण बल भी कहते हैं, है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच आकर्षण बल काम करता है। आकर्षण बल है ना, आकर्षण बल कार्य करता है कि नहीं। इसी आकर्षण बल के कारण जो होता है इलेक्ट्रॉन्स नाभिक का चक्कर लगाता है। अब लिखिए इसी आकर्षण बल के कारण, देखिए इसी आकर्षण बल के कारण, ठीक है ना, इसी आकर्षण बल के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक का चक्कर लगाता है कि नहीं, नाभिक का चक्कर लगाता है। इसी आकर्षण बल के कारण इलेक्ट्रॉन्स नाभिक का चक्कर लगाता है। अब देखिए यह आकर्षण बल दूरी पर निर्भर करता है। यह आकर्षण बल दूरी पर निर्भर करता है कि नहीं। यह आकर्षण बल दूरी पर निर्भर करता है। ये दूरी पर निर्भर करता है, मतलब अर्थात हम कह सकते हैं कि अर्थात अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स नाभिक से कम मजबूती से बंधे होते हैं, है कि नहीं, कम मजबूती से बंधे होते हैं, है ना। यह इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं स्वतंत्र व्यवहार करता है। कैसा व्यवहार करता है? स्वतंत्र व्यवहार करता है। यह इलेक्ट्रॉन्स स्वतंत्र व्यवहार करता है। यह इलेक्ट्रॉन्स स्वतंत्र व्यवहार करता है। इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। कौन इलेक्ट्रॉन कहते हैं? इसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है ना, इसे हम लोग कौन इलेक्ट्रॉन कहते हैं? इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स पूरे परमाणु में गति कर सकता है। ये भी लिख देते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन्स पूरे परमाणु में गति कर सकता है। यह इलेक्ट्रॉन्स पूरे परमाणु में गति कर सकता है। ये पूरे परमाणु में गति कर सकता है। हम लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है
कि देखिए जब दो पदार्थ को मान लेते हैं कि ये पदार्थ है और ये दो पदार्थ है, ठीक है ना। जब दो पदार्थ को हम लोग आपस में रगड़ रहे हैं तो इस पदार्थ से, ये पहला पदार्थ है, ये दूसरा पदार्थ है, इस पदार्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल करके इसमें चले जाता है कि नहीं, जिसके वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाती है कि नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाती है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है वो कैसा पदार्थ हो जाएगा, वो ऋण आवेशित पदार्थ हो जाएगा। जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है वो क्या हो जाएगा, आपका धनावेशित हो जाता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि जब दो पदार्थ को आपस में रगड़ा जाता है, देखिए जब दो पदार्थ को, है ना, जब दो पदार्थ को आपस में रगड़ा जाता है कि नहीं, जब आपस में रगड़ा जाता है कि नहीं, रगड़ा जाता है तो प्रथम पदार्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलकर, तो प्रथम पदार्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलकर दूसरे पदार्थ में चले जाता है कि नहीं, दूसरे पदार्थ में चला जाता है कि नहीं, जिससे प्रथम पदार्थ है कि नहीं, जिससे प्रथम पदार्थ धनावेशित तथा दूसरा पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। प्रथम पदार्थ धनावेशित तथा दूसरा पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। बात समझे बच्चों। इसी प्रकार जो होता है हम लोग आवेशन कर सकते हैं घर्षण द्वारा। इसका बहुत सारा उदाहरण भी आप लोग देख सकते हैं बच्चों, है कि नहीं। घर्षण द्वारा आवेशन का हम लोग बहुत सारा उदाहरण भी हम लोग देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण आप लोग देखे होंगे बच्चों, है कि नहीं, कि आप लोग देखते होंगे कि जनरली जो होती है कि कार देखते होंगे कि जब कार जो है ना, जब लंबी दूरी तय करके, है कि नहीं, जब कार जो होती है लंबी दूरी तय करके जब आती है कि नहीं, तो कार के ऊपरी सतह पर आप लोग देखते होंगे कि धूल के कण बैठ जाते हैं, धूल के कण जमा हो जाते हैं। ये बात सोचने वाली बात होती है कि जब कार जब बहुत तेज़ी से जब गति करता है तो कार की ऊपरी सतह पर तो हवा चल रहा होता है, तो हवा जब चल रहा होता है तो धूल के कण आखिर उस पर बैठ कैसे जाते हैं, तो धूल के कण को तो उड़ जाना चाहिए। लेकिन बात होती है क्या, ऐसी नहीं होती। जब कार जब गति करता है और उसका संपर्क हवा से होता है तो हवा और कार के ऊपरी सतह के बीच में घर्षण बल काम करता है, जिसके वजह से कार की ऊपरी सतह क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है और वो धूल के कण को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और धूल के कण कार की सतह पर चिपक जाती है, जिसके वजह से कार क्या हो जाती है, गंदी हो जाती है कि नहीं। दूसरी बात क्या होती है, दूसरा बात क्या होता है कि आप लोग देखे होंगे बच्चों कि अधिकतर ठंड के दिनों में जब हम लोग फर युक्त कोई कंबल जब हम लोग ओढ़ते हैं, है कि नहीं, ठंड से बचने के लिए, या फर से युक्त कोई स्वेटर जब हम लोग पहनते हैं तो हमारे शरीर के साथ जो होती है उस, है ना, इस स्वेटर या उस कंबल का, है कि ना, जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो हमारे शरीर के साथ जो उसका हमेशा घर्षण होता है। घर्षण होने की वजह से क्या होती है, उस फर में क्या होती है, एक आवेश उत्पन्न हो जाता है और कभी कभी आप लोग रात में देखते होंगे कि चट चट की आवाज़ें भी सुनाई देती है और यहाँ तक कि देखते होंगे कि उससे चिंगारी भी उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर और भी देखते होंगे कि जब हम लोग कांच के छड़ को, है कि नहीं, उदाहरण है कि कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से जब रगड़ा जाता है कि नहीं, कांच के छड़ को जब रेशम के कपड़े से जब हम लोग रगड़ते हैं, है कि नहीं, तो आप देखते होंगे कि कांच का छड़ जो होती है वो ऋणावेशित हो जाती है कि नहीं। कांच का छड़ क्या होती है, ऋणावेशित हो जाती है कि नहीं। और रेशम का कपड़ा क्या हो जाता है, धनावेशित। कांच का छड़ ऋणावेशित हो जाती है और रेशम का कपड़ा क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है कि नहीं। तो फ्रिक्शन से ऐसा क्यों होता है कि जब हम रेशम के कपड़े से जब कांच के छड़ को रगड़ते हैं तो रेशम से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल करके कांच के छड़ पे चले जाता है, जिसके वजह से कांच के छड़ में इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बढ़ने से ये ऋणावेशित हो जाता है और रेशम से इलेक्ट्रॉन्स के निकलने की वजह से ये क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। दूसरा बात देखते होंगे आप लोग, जब एबोनाइट का छड़ जो होता है, एबोनाइट का छड़ आप लोग जानते होंगे बच्चों, ये क्या होता है, एबोनाइट, है कि नहीं। एबोनाइट के छड़ को जब बिल्ली की खाल से जब रगड़ा जाता है कि नहीं, बिल्ली की खाल से जब हम लोग रगड़ते हैं तो एबोनाइट का छड़ इस स्थिति में क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है और बिल्ली का खाल क्या होता है, ऋणावेशित हो जाता है
है ना। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जब हम लोग एबोनाइट के छड़ को जब बिल्ली की खाल से जब हम लोग रगड़ते हैं तो एबोनाइट के छड़ से जो होती है कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल करके बिल्ली के खाल में चला जाता है, जिससे वजह से बिल्ली की खाल में क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बढ़ने से ये ऋणावेशित हो जाता है और एबोनाइट का छड़ धनावेशित हो जाता है बच्चों। तो ये बातें आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी बच्चों कि चालन विधि क्या होता है, प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है, जिसको मैंने अच्छी तरह से समझाने का आप लोगों को प्रयास किया है बच्चों, है कि नहीं। तो आज मेरा वीडियो इतना ही रहेगा बच्चों। नेक्स्ट दिन जो है हम आप लोग को बताएंगे कि कूलम्ब का नियम क्या होता है कि नहीं, कूलम्ब का सदिशीय रूप क्या होता है कि नहीं। तब तक आप लोग जो है बच्चों इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और उसे समझने का प्रयास करें बच्चों, है कि नहीं। तो जो भी बातें आप लोगों को समझ में नहीं आएगा बच्चों तो उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि क्या समस्या है, मैं उसे आपका समाधान करके आप लोग जरूर भेजने का प्रयास करूँगा, है कि नहीं। बच्चे आप लोग हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें बच्चों, और इसी प्रकार हमारे वीडियो को आप लोग देखते रहें, है कि नहीं। आज आप लोगों ने जो वीडियो को देखा बच्चों इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।